सत्ता में आज आपको एलएसी के उस इलाके में ले चलेंगे जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, यानी वो जगह जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। यहां ना चीन के जवान तैनात हैं, ना भारत के जवान मुस्तैद हैं। दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कतार और पहाड़ों के बीच गहरी खाइयां। एक तरफ भारत की पैनी नजर है, वहीं दूसरी ओर चीन की नापाक नजर। आज आपको एलएसी की ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें हो सकता है पहले आपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा हो। तवांग वाली झड़प के बाद खबरों की कवरेज के लिए कोई भी एलएसी के पास इन इलाकों में नहीं गया। एलएसी पर तैनात जवानों से किसी ने बात नहीं की, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष ने एलएसी पर तैनात जवानों से बात की। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद भारत की तैयारी वॉर लेवल पर हो रही है। हिंदुस्तान बॉर्डर पर नया विजय पथ तैयार कर रहा है। एलएसी पर ड्रैगन की नींद उड़ाने वाली हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है जिसकी तस्वीरें देखने के बाद दुश्मन देशों को इस बात का एहसास होगा कि ये 2023 का हिंदुस्तान है जो विकास के दम पर दुश्मन की विस्तारवादी चाल को नाकाम करने का माद्दा रखता है। आपको बताएंगे ये जगह रक्षा के लिहाज से कितनी अहम है और क्यों ये जगह बीजिंग की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। लेकिन पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए कि भारत किस तरह चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आपको मैं बताऊं, इस वक्त मैं एक ऐसे जोन पर आ गई हूं जिससे आगे शुरू हो जाता है नो मैंस लैंड, यानी कि यहाँ पर इसके आगे अगर आप जाते हैं तो प्रोहिबिटेड है, रास्ता बंद है, क्योंकि इसके आगे भारत और चीन की जो सीमाएं हैं दोनों की ही सीमाओं के लिए ये 0 पॉइंट हो जाता है, यानी नो मैंस लैंड हो जाता है और उसके बाद कोई भी वहां नहीं जा सकता। यहाँ तक आखिरी सीमा तक पहुंचे हैं और इसके आगे किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। और आप यहाँ इस बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि बियॉन्ड दिस पॉइंट नो वन कैन गो। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता। और एलएसी पर चीन के मुकाबले हमारे जो बीआरओ है उसने नई सड़कों, पुलों, हेलीपैड का जाल बिछाया है। और अब हम पहुंच गए हैं लमांग। टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक बार लमांग की तस्वीर दिखाना चाहता है। एलएसी के पास का ये हिस्सा जहां पर थोड़ी देर बाद अगर हम बताएं तो आर्मी की, आईटीबीपी की लास्ट पोस्ट आ जाती है। सेनाएं हैं उसके मूवमेंट के लिए ये जो ब्रिज है वो बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये 24 टन का जो वेट है वो ले सकता है। और ये जो ब्रिज बनाया जाता है जिसे बीआरओ खुद बनाती है, ये महज 1 दिन के अंदर बनाया जा सकता है। 5 से 6 घंटे के अंदर इस ब्रिज को बनाया जाता है। हम आपको ये जो जगह पर लाकर आए हैं, ये बिल्कुल लास्ट पोस्ट पर हम आपको लाए हैं। और यहाँ पर भी हमारी जो बीआरओ है उसने ब्रिज का निर्माण किया है। पूरा ये हिमालयन टेरेन है। आप देखिए बर्फ के जो पहाड़ है वो भी आपको नजर आएंगे। और ये देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैद खड़े हुए हैं और इस पूरे लोकेशन की आपको कह दें कि रखवाली कर रहे हैं। हेलीपैड, क्योंकि यहीं से जब कोई ट्रूप्स की मूवमेंट करनी होती है तो इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे जवान भी अच्छे मोराल हैं उनकी। पोस्टें रहते हैं जिस पोस्टों में वैसे उनके हमारे इलाके साथी वगैरह होती है उसमें जाते हैं, उनका होता है उनके साथ में, तो अच्छा हमारे जवानों का मोराल बढ़िया। हाँ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हाउस द जोश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। तो जहां ना भारत अपना हक जता सकता है, जहां ना दुश्मन देश चीन दावा कर सकता है, यानी एलएसी का वो हिस्सा जहां अब तक कैमरा नहीं पहुंचा, एलएसी का वो अनदेखा इलाका जो अब तक कैमरे में कैद नहीं हुआ, जिसे हम नो मैंस लैंड कहते हैं। भारत और चीन के बीच नो मैंस लैंड है। अरुणाचल प्रदेश के लमांग में स्थित यह इलाका
गूगल मैप पर भी नहीं आता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है। यह इलाका राजधानी दिल्ली से करीब 2700 किलोमीटर दूर है। यानी आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से यह कितना जरूरी है और यह इलाका कितना संवेदनशील भी। TV9 भारतवर्ष की टीम अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास उस बंकर में भी पहुंची जहां हर पल भारत के जवान मुस्तैद रहते हैं, जो LAC पर आखिरी कस्बे के करीब है। बर्फ से घिरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के बीच कई बंकर बने हैं। इनमें से एक पहाड़ का नाम है मेचुका। इस पहाड़ी की चोटी पर भारतीय फौजियों के वो सुरक्षित और सीक्रेट ठिकाने बने हैं जहां से वो दुश्मन पर पैनी निगाह रखते हैं। मेचुका LAC के पास का आखिरी आबादी वाला टाउन है, मतलब इससे आगे कोई आबादी नहीं है। मेचुका से 20 किलोमीटर दूर आर्मी इन्फेंट्री है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे यारलॉग है जहां ITBP का हेलीपैड है। यारलॉन्ग के आगे BRO कैंप है और उसके आगे तमांग आर्मी और ITBP की लास्ट पोस्ट है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आर्मी और ITBP पेट्रोलिंग करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी के आगे पहाड़ी रास्तों से होते हुए चीन की सीमा शुरू हो जाती है। चीन की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर बंकर से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। LAC पर सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे जवान इन बंकरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। LAC पर इस तरह के ये बंकर बने हुए हैं। फिलहाल इन बंकरों में कोई भी जवान नहीं है, लेकिन जब कोई फेस ऑफ की सिचुएशन आती है, टेंस की सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में जो हमारे जो जवान हैं वो इन बंकर्स पर बैठ के ड्यूटी करते हैं। और इस वक्त हम LAC के टेरेन में हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कई तरह के बंकर बने हुए हैं। जब जवान यहाँ पर प्लेस होते हैं LAC पर और उसके बाद अगर कोई फेस ऑफ वाली सिचुएशन आती है तो यहाँ पर इन बंकरों में आके वो ड्यूटी करते हैं। इन मुश्किल हालात में हमारे जो जवान हैं इन सीमाओं की, हिमालयन टेरेन्स की रक्षा करते। जो बंकर हैं यहाँ पर जो जवान हैं इन बंकरों में आके ड्यूटी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए इस तरह की जो बंकर्स होते हैं इनका इस्तेमाल अक्सर अमूमन जो हमारे जवान हैं वो करते हैं। जब कोई सिचुएशन होती है, स्टैंड ऑफ की सिचुएशन होती है, फेस ऑफ की सिचुएशन होती है और चाइना बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तब ऐसे में इन बंकरों में बैठकर ड्यूटी की जाती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, सीमाओं की रक्षा की जाती है। किसी देश को माकूल जवाब देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हथियार का इस्तेमाल किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाए। दुश्मन मुल्क की सीमा के पास डेवलपमेंट की रफ्तार का वार भी किसी हथियार से प्रहार से कम घातक नहीं होता। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने यही रास्ता अपनाया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। भारत की इस तैयारी में सबसे बड़ी भूमिका BRO की है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में BRO ने अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। BRO ने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि चीन के बॉर्डर से लगे सरहदी राज्यों में LAC के पास तकरीबन 8500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। ये सड़कें हिंदुस्तान का वो विजय पथ है जो दुश्मनों के ठिकानों पर कहर बरपाने वाले फौलादी फौज के आवागमन को बेहद आसान बनाते हैं। सत्ता में अब बात जोशीमठ में दरकते घरों की, वहां बहते आंसुओं की और उस बेपनाह दर्द की जो बिल्कुल वैसे ही बह रहा है जैसे रेपो रेट बढ़ने पर EMI बढ़ती है। आज जोशीमठ की खबर हमारे लिए सिर्फ एक पहाड़ी इलाके में चट्टानों के खिसकने और पहाड़ों के धंसने की खबर नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों का एक पूरा संसार है, लोगों का घर है, लोगों के आंगन है, किसी का बचपन और किसी की जवानी है। तो बहुत से लोगों के लिए ये मकान बुढ़ापे का सहारा है जिसमें अब दरारें आ चुकी हैं और उसे अगले कुछ दिनों में इन्हें समतल करना होगा। इसकी शुरुआत आज से हो गई। आज सबसे पहले 2 होटलों का नंबर आया। इन 2 होटलों के नाम हैं मलारी इन और होटल माउंट व्यू। दोनों होटल 6 मंजिला हैं। इसमें पहले मलारी इन को गिराया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी निगरानी कर रहा है। जब तक इन दोनों इमारतों को गिराया जाएगा तब तक SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। सबसे पहले होटल का ऊपरी हिस्सा गिराया जाएगा। दोनों होटल एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इनके आसपास मकान है, इसलिए इन्हें गिराना जरूरी है। होटल और ज्यादा धंसे तो ये गिर सकते हैं। तो होटल मालिक इसे गिराने से पहले मुआवजे की मांग कर रहा है। आज कुछ लोगों ने होटल के बाहर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि खून पसीने से बनाई उनकी संपत्ति को ऐसे तो नहीं तोड़ा जा सकता।
तो आज होटल तोड़ने की बात हो रही है और कल घर तोड़ दिए जाएंगे। जिन घरों को तोड़ा जाना है उन घरों पर क्रॉस के निशान लगाए जा चुके हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। ये सब करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जिन मकानों को खाली कराया गया उनमें रहने वाले लोगों को रिलीफ कैंप में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन सवाल यह है कि जिन घरों को तोड़ा जाएगा उनके मालिकों का नया घर कैसे बनेगा, उन्हें नया घर कौन देगा, उनको जो नया घर बनाकर देना है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जिन लोगों ने लोन लेकर घर बनाए होंगे उनकी ईएमआई कौन भरेगा। यहाँ जिन्होंने जीवन भर अपनी कमाई बचा करके घर बनाए हैं उनकी बचत वापस कौन लौटाएगा। इनकी मदद के लिए तो कोई आगे नहीं आ रहा। लोग जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, तब कहीं जाकर चार दीवारें और छत बना पाते हैं। यहाँ सिर्फ उजाड़ने की बात हो रही है। आज सवाल उन नेताओं से भी जो चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां तो बांटते हैं लेकिन जोशीमठ के लोगों का दर्द नहीं बांट पा रहे हैं। ना वादे करने वाले कुछ नेता कुछ बोल रहे हैं, ना वो सरकार इनकी ईएमआई देने की बात कर रही है जिन्हें इन्होंने अपनी देखरेख का जिम्मा दिया था। आप सोचिए, जिस देश में एक भगौड़ा व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग जाता है, लोन चुकाने से इनकार कर देता है, उन भागे हुए कारोबारियों के पैसे तो भुला दिए जाते हैं, लेकिन जोशीमठ के लोगों के घरों की ईएमआई कहां से आएगी उस पर सत्ता मौन है। अब जब जोशीमठ गिर रहा है, धंस रहा है, जमीन में समा रहा है, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर निकल गए। यहाँ लोग अपने दरकते घरों के वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं करें तो क्या करें, भगवान न करे इनकी तरह किसी को भी अपने टूटते हुए घर का वीडियो यूं रोते हुए बनाना पड़े। जोशीमठ के लोगों के दर्द पर हमने आपके लिए जो रील बनाई है उसे देखिए, सोचिए, ये जो घर गिरने वाले हैं इनकी ईएमआई कौन भरेगा, इनके दर्द की किस्त कौन चुकाएगा। उसको टूटते हुए देख के तो हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आपका क्रोध है, आप समस्त लोग अपने अपने जिनके यहाँ पर निवास स्थान है खाली कर दे तुरंत तत्काल। कल तक तो हमारी यही थी कि कोई हमारा सुनेगा, इसकी जो आज हमारा पूरा घर टूट गया है। 10 दिनों से हम रोड पे हैं। छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए। हमारी यादें यहीं रह जाएगी। हम छोटे छोटे बचपन में कह सकेंगे, हम हमारी यादें कहाँ जाएंगी। वही तो कहाँ से और क्या होगा, कैसे ये लोग अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। यही सोचा था या बना दिए हमारे भाइयों ने, हम जाएंगे, रहेंगे, वहाँ जाएंगे, मंदिरों में घूमेंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। शासन प्रशासन के कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम। हमारे मकान इसके नीचे हाथ टूटा हुआ देखते आ रहे हैं, कितना दर्द होता है। हमने बचपन से यही, मेरा भाई का भी यही है, ससुराल भी यही है, छोटे बच्चे भी यही पैदा हो रखे। आज मेरे सामने सामने मकान टूट रही है, दर्द तो हो गई। ऐसे तो जोशीमठ को जितना खोखला किया जा चुका है उससे जोशीमठ का बचना अब बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अर्जेंट जो हियरिंग होती है उसकी मांग तो नहीं मांगनी, लेकिन 16 जनवरी को मामले को सुनने की सहमति दे दी है। हालांकि इन हालातों के बीच सरकार एक्शन में दिख रही है। खतरे के लिहाज से जोशीमठ को 3 जोन में बांट दिया गया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज़्यादा जर्जर हैं और रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसे मकानों को मैन्युअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। एक्सपर्ट्स की एक टीम दरार वाले मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी। आज जोशीमठ के लोग गुस्से में हैं, जबकि पहाड़ों पर दरार पर्यटन के लिए जो हो रहा था, कभी सीएम का हेलीकॉप्टर चक्कर लगाता दिख रहा था तो कभी बीजेपी नेता वहां पहुंचते दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच भी सिस्टम की नींद नहीं टूटी। हमने 4 महीने पहले ही आगाह किया था कि जोशीमठ में बड़ा खतरा है, पहाड़ दरक रहे हैं, जोशीमठ धंस जाएगा, लेकिन तब भी वहां सत्ता की कुंभकर्ण वाली नींद नहीं टूटी थी।
4 महीने पहले हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन की न्यूज रील का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये एक रिमाइंडर है। जोशीमठ के रविग्राम इलाके में मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही है। मेरे ठीक सामने में जो आप घर देख रहे हैं, उस घर में देखिए नया मकान बना हुआ है और इस मकान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी के पूरे मकान में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब न तब गिरा। ये स्थिति रविग्राम के अमूमन हर दूसरे मकान में है और लोग इसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। बद्री विशाल मंदिर के सिंह द्वार पे मौजूद हैं। सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्सा है ये, और दक्षिणी हिस्सा में भी क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। ये क्रैक्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। मसलन अगर हम दिखाना चाहें आपको तो ये देखिए, ये स्मॉल लाइनिंग जो छोटी छोटी हेयरलाइन क्रैक्स जो हैं वो देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रैक्स पहले नहीं थे, हाल के दिनों में ये क्रैक्स आए हैं। सोचिए, TV9 भारतवर्ष ने 4 महीने पहले ये तस्वीर दिखाई थी और 4 महीने तक सरकारें चुप रहीं, सिस्टम सोता रहा। जोशीमठ की एक त्रासदी पर एक एंगल NTPC का भी है। NTPC जोशीमठ से करीब 14 किलोमीटर दूर तपोवन में विष्णुगढ़ हाइडल परियोजना पर काम कर रही है, जिसमें एक टनल है। कई एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों का कहना है कि NTPC की टनल के कारण ही जोशीमठ की ये हालत हुई है। हालांकि NTPC इससे इनकार कर रही है और लगातार अपने आप को क्लीन चिट भी दे रहा है। हालांकि क्लीन चिट की कोई कीमत नहीं होती। NTPC का जिक्र इस मामले में क्यों आ रहा है, इसे भी समझिए। दिसंबर 2009 में जब इस हाइडल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, तभी वहां एक सुरंग का निर्माण हो रहा था। इस सुरंग में टनल खोदने वाली मशीन TBM फंस गई। TBM 900 मीटर की गहराई में फंस गई थी, जिसके कारण हाई प्रेशर बना और पानी सुरंग की सतह पर आ गया था। 2022 में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने दावा किया था कि TBM से सतह पंचर हो गई है। हजारों लीटर साफ पानी टनल से बाहर बहने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन ना पानी का बाहर आना रुका और ना ही TBM चालू हुई। सतह से पानी निकालने के कारण जोशीमठ वाला जल भंडार खाली हो गया। छोटे झरने और पानी के सोर्स भी सूख गए। अब इससे यह हुआ कि जोशीमठ अंदर से खोखला होता चला गया और अब हालात ये हैं कि जोशीमठ में न सिर्फ पानी की कमी है, बल्कि जमीन भी धंस रही है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी थी, इतना बड़ा संकट था, लेकिन सरकारें सोती नहीं। किसी सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो, और ये जिम्मेदारी केंद्र की भी बनती है, कोई एक्शन ऐसा देखने को नहीं मिला कि कम से कम उस जगह को दुरुस्त किया जा सके या उस मशीन पर कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा सके ताकि वो पानी वहां से बाहर ना निकले। जोशीमठ के लोगों के आंसू ये बता रहे हैं कि जब जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा था, तब सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। सत्ता की नींद जब कुंभकर्ण की नींद बन जाए तो ये सवाल करना होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या जब जोशीमठ को खोखला किया जा रहा था तो सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या जब 1976 में ही एक्सपर्ट्स कमेटी ने जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन को खतरनाक बताया था, तो क्या उस समय भी सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या जब 2006 में फिर से एक्सपर्ट कमेटी ने बोला था कि जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा है, तब भी सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या जब केदारनाथ त्रासदी हुई, तब भी ये समझ नहीं आया कि अगला नंबर जोशीमठ का है? क्या तब भी सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? आखिर नेताओं की नींद टूटती क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा अलार्म बजाया जाए जिससे देवभूमि के नेता जाग जाएं? अपने घर में जरा सी समस्या आ जाए तो तमाम नेता आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन आम लोगों के घर छिन जाएं, ढह जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में भी बंद कमरे में सुरक्षित वातावरण में ये नेता लोग नीतियां बनाते रहते हैं। लोगों के आंसू पोंछने कोई नहीं जाता। कोई नेता रोते हुए लोगों के कंधे पर हाथ रखकर क्यों ये नहीं कहता कि हम हैं आपके भविष्य की रक्षा करने के लिए? कितनी हैरानी की बात है कि दरारों में डंडी डालकर चेक करने वाला सिस्टम तो जागा हुआ है ताकि अपनी कोशिशों का माहौल बनाया जा सके, लेकिन लोगों को आश्वस्त करने और दर्द मुक्त करने वाला सिस्टम अब भी सोया हुआ है और नींद भी वही है, कुंभकर्ण वाली। और अब हमारे न्यूज मित्रों को झकझोरने वाला वीडियो, जिसका संदेश बहुत बड़ा है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के ही मायापुरी इलाके में 4 जनवरी को ASI शंभू दयाल मीणा पर चाकू से हमला हुआ और इस हमले के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस घटना का CCTV वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को देखकर हमने ये तय किया कि इसके जरिए आप तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने की जरूरत है। सबसे हैरानी की बात यह है कि शंभू दयाल एक आम नागरिक की शिकायत पर एक्शन लेने गए थे। उस वक्त सरेआम उन पर हमला किया गया। आरोपी का नाम मोहम्मद अनीस बताया जा रहा है। आप सोचिए, खुलेआम एक पुलिसकर्मी पर चाकू के वार होते रहे और लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। कातिल एक के बाद एक चाकू से वार कर रहा था, लेकिन लोगों को इंसान नहीं, इंस्टाग्राम दिखा। इंस्टा रील्स
और YouTube शॉर्ट्स के व्यापारिक दौरे में ये दिल्ली की संवेदनहीन तस्वीर है। आमतौर पर यह कहकर दिल्ली की ब्रांडिंग होती है कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन ऐसी घटनाएं एकदम उल्टी ब्रांडिंग करती हैं और बताती हैं कि दिल्ली अपने आप में खोए हुए सोशल मीडिया के इशारों पर जीने वाले लोगों का शहर है। आज हम इस वीडियो को दिखाते हुए सभी न्यूज़ मित्रों से अपील करना चाहते हैं कि जब भी आपके आसपास कुछ ऐसा गलत हो रहा हो तब वीडियो बाज नहीं, मददबाज बने और संवेदनशीलता के साथ एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। सत्ता में अब उन किसानों का दर्द जो 2 डिग्री पारे में सर्द रात और बर्फीली हवाओं के बीच खेतों में पहरा दे रहे हैं और इसी ठंड में उनकी सांसें थम रही हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। पहले शाहजहांपुर, बांदा, उन्नाव और अब झांसी, जहां एक 45 साल का किसान आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत में ही झोपड़ी बनाकर रखवाली कर रहा था, लेकिन ठंड से उसने दम तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में लगातार यूपी से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। असल में इसका जिम्मेदार वो सिस्टम है जो इन्हें वोट के बदले इस बात का भरोसा तक नहीं दे सका कि उनकी फसलें आवारा पशुओं से महफूज हैं। यही वजह है कि यूपी में सैकड़ों किसान 2 और 3 डिग्री वाली ठंड के टॉर्चर के बीच अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। आपके खेत रखाने के लिए आते थे यहाँ पे, ऐसे में ढोल चौपे भगा देते, घर पे नहीं पहुँचिया तो मोड़ी आई दोनों उनकी लड़की के, जब पापा क्यों नहीं आया तो ये लड़की दोनों लड़की यहाँ पे आई तो ये कट गए कि पापा तो ऐसे मर उठे वहाँ पर पपैया में ठंड लग गई। पूरा खेत चर गई, अभी इधर दिखा दो, पूरा खेत चरा पड़ा है। अब बताओ हम घर में सोएंगे तो अगर हम घर में सोएंगे तो 4-5 बच्चे हमारे वो भी मरेंगे वो धूप में। तो उसकी हम दहशत लेके चले तो फिर कहो हम भी अपना खेत चरा दें। अगर खेत चर गया तो बताओ हमारा पेट हमारे लोगों का कैसे भरेगा साहब, ये बात बताओ हमको। हमारा नुकसान हो जाता, फसलें सब चर जाती हैं, 50-60 का झुंड आता है और ये तार डंडे जो कुछ हमने लगा रखा है सेफ्टी के लिए वो भी तोड़ देते हैं। इसीलिए सर जो है यहाँ रात में हम लोग रात भर रहते हैं। खेत में भी जाते हैं, राउंड भी लगाते हैं, भाई ये गाय आएंगी तो राउंड तो लगाना पड़ेगा। दिन आए थे उस दिन सब चरी जात है, कहाँ चले जाइए और बेटिया भी हाँ वो करे क्या कही तो बताओ, अब गेहूँ चरी गा है क्या करे। जिस जगह हम खड़े भी हुए हैं वहाँ की फसल यहाँ बोई हुई थी, सारे जानवर चल गए, कितना नुकसान हुआ। यहाँ सारे सरसों, यहाँ हमारे लोगों के सरसों जो हैं सब चर गए। हम लोग जानवर रात में भी भगाते दिन में और ठंड में बहुत परेशान रहते हैं और इनकी कोई व्यवस्था की जाए, ना तो कोई काने हौद है यहाँ, ना कोई व्यवस्था है। हम लोग रातों दिन अब खाना भी नहीं खा पाते हैं। और ये आवारा पशु सिर्फ किसानों के लिए ही मौत की वजह नहीं बन रहे हैं, बल्कि कैसे कदम कदम पर इनकी वजह से लोगों की जान खतरे में आ जाती है, इसकी भी तस्वीर देखिए। यूपी के औरैया में 2 सांड की लड़ाई में कैसे एक महिला और उसका नवजात बच्चा बाल बाल बच गए, ये आपके सामने है। इलाके के लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का वीडियो भी कम हैरान करने वाला नहीं है, जहां एक आवारा सांड एक अस्पताल के अंदर मरीजों के वार्ड में घुस गया। ये तस्वीरें बहराइच मेडिकल कॉलेज की हैं। सोचिए अगर ये वार्ड के अंदर मरीजों पर हमला कर देता तो क्या होता। साल 2022 में यूपी में हुए चुनाव में आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद किसानों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने के ऐलान किए थे, फसल बचाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक किसानों के जख्म हरे हैं। इसलिए आज नेताओं की शॉर्ट टर्म मेमोरी को दुरुस्त करने के लिए हमने इस खबर को बड़ा मुद्दा बनाया है। यूपी में आवारा पशुओं का आतंक समझाने के लिए हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से जारी 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक देश में अभी 50,21,000 आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें से करीब 12 लाख मवेशी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, यानी करीब 24%। हैरानी की बात यह है कि यूपी में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। साल 2012 में यूपी में इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा थी, जो साल 2019 तक 11,84,000 हो गई।
तो उत्तर प्रदेश के किसानों का दावा है कि आवारा पशु हर साल लाखों रुपए की उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवारा पशु हर साल सैकड़ों लोगों की मौत की वजह भी बनते हैं और इनमें कई किसान भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2020 के बीच पूरे भारत में आवारा पशुओं की वजह से 3,860 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 सालों में 469 मौत उत्तर प्रदेश में हुई। हालांकि सरकार में आने के बाद योगी सरकार की ओर से आवारा पशुओं को लेकर कुछ योजनाएं चलाई गई, भारी भरकम खर्च भी किया गया, लेकिन मौजूदा किसानों की हालत देखें। बेतहाशा ठंड में अपनी फसल की रखवाली करने वाले इन किसानों पर नजर डालें, उनका दर्द सुने तो कहना गलत नहीं होगा कि वो सारी योजनाएं ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। योगी सरकार की आवारा पशुओं पर क्या कदम उठाए वो भी देख लीजिए। साल 2017 में जो कदम उठाए गए उसमें सभी जिलों में एक बड़ी गौशाला खोलने का ऐलान किया गया था। कई संस्थाओं को अपने इलाके में गौशाला खोलने के सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए। हर गाय की देखरेख के लिए रोज 30 रुपए देने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा साल 2018-19 में 17.52 करोड़ यानी लगभग 17.5 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। 2019-20 में 72 करोड़ का बजट था, 203 करोड़ खर्च हुए। अब तक 350 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। कई अभियान भी चलाए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो फिलहाल नज़र नहीं आता, जो हालत इस वक्त किसानों की देखने को मिल रही है। आज तक आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया। अब ये आवारा पशु आए दिन सड़कों पर लोगों के लिए मुसीबत बनते हैं, तो कभी किसानों के खेतों में घुसकर उनकी महीनों और सालों की मेहनत रौंद कर चले जाते हैं। अब इस खौफ की वजह से जो किसान पहले कर्ज से मरता था, आर्थिक तंगी से मरता था, वो अब आवारा पशुओं की वजह से ठंड में दम तोड़ रहा है। सत्ता में अब वो तस्वीर जो बताती है कि अगर किसी देश की सत्ता नाकाम, बेईमान और स्वार्थी हो जाए तो वहां देश के नागरिकों का क्या हाल होता है। ये तस्वीर पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के साथ आज़ाद हुआ था और आज बर्बादी के कागार पर पहुंच चुका है। आतंकवाद को खून पसीने से सींचने वाले इस देश में लोग अब भूख से मर रहे हैं। एक एक रोटी के लिए यहाँ गोलियां चलाई जा रही हैं। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लोग रात रात भर लाइन में लग रहे हैं, फिर भी इन्हें रोटी नहीं मिल पा रही। आटे के लिए पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। ये दूसरी तस्वीर भी अब जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान की है, जहां एक गाड़ी में आटा ले जाया जा रहा है। बाइक से कई लोग इस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वो चलती बाइक से कह रहे हैं कि 100 रुपए का आटा दे दो। जैसे ही आटे की बोरियों से लदी ये गाड़ी रुकती है, भगदड़ मच जाती है। और अब आपको तीसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां राशन बांटा जा रहा था। कुछ लोगों की बारी नहीं आई तो हंगामा हो गया। भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। राइफलधारी सुरक्षाकर्मी आटे की सुरक्षा में तैनात हैं। जो लोग आटा लेने गए थे उन्हें रोटी नहीं गोली खानी पड़ी। पाकिस्तान की हालत इसलिए है क्योंकि वहां महंगाई इतनी ज्यादा है कि 1 किलो आटा 200 रुपए प्रति किलोग्राम, गैस का सिलेंडर 10,000 रुपए का, 1 किलो आलू 100 रुपए का और दूध 200 रुपए किलो है। मजबूरी में लोग सरकारी रेट वाली राशन की दुकानों पर सामान लेने जाते हैं तो वहां भीड़ इतनी है कि गोलियां चल रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अमेरिका और यूएई जैसे देश शायद पाकिस्तान को आटे के लिए पैसे दे दें, लेकिन सवाल यह कि आटे का यह पैसा कहीं आतंकवाद पर तो खर्च ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार कहा था कि हम घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हम अपना परमाणु बम बनाएंगे। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आज हम आपसे ये अपील करते हैं कि कॉल सेंटर वालों की अंग्रेजी से आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास होकर हिंदी बोलिए, गर्व से हिंदी में सोचिए और हिंदी वाली भावना के साथ देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए।